दोस्तों, अपने प्यारे भारत के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर को तो आप सभी जानते हैं, डॉक्टर एस शंकर साहब। इनका माइंड इतना शार्प है कि दुनिया का कोई भी देश भारत के खिलाफ अगर कुछ बोलता है तो उसी टाइम वो उसे ऐसा जवाब देते हैं कि वो चुप हो जाता है। और इस तरह के बयान से ये पूरे वर्ल्ड में चर्चा के मुद्दे बने होते हैं। जैसा कि मैंने आपको इस वाले वीडियो में बताया था कि अभी ये यूरोप गए थे तो उन्होंने यहाँ पर बताया भारत को लेकर के कि दुनिया को इससे प्रॉब्लम क्या है। भारत अगर स्मार्ट है तो इफ आई एम स्मार्ट देन व्हाट इज प्रॉब्लम। तो इस तरह के मुद्दे को लेकर के ये पूरे वर्ल्ड में चर्चित रहते हैं। अभी इनके द्वारा एक और स्टेटमेंट दिया गया है और सिर्फ एक स्टेटमेंट से इन्होंने 3 चीजों को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट उन पर वॉर किया है। सबसे पहले तो इन्होंने कश्मीर के मुद्दे पर बोला। इसके बाद इन्होंने यूएन पर वॉर किया कि यूएन एक बेकार प्लेटफॉर्म हो चुका है, यूएन को बंद कर देना चाहिए। और तीसरा, इसी स्टेटमेंट के माध्यम से इन्होंने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को भी टारगेट किया। तो चलिए समझते हैं कि ऐसा कौन सा सवाल इनसे पूछा गया कि इन्होंने एक ही सेंटेंस से इन तीनों चीजों को टारगेट किया और कैसे टारगेट किया, आखिर उन्होंने क्या बोला और क्यों बोला। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं इंडिया अफेयर्स। डॉक्टर एस शंकर साहब से सवाल पूछा गया, हमारे भारत के लिए नेशन इंटरेस्ट इम्पोर्टेंट है या फिर मल्टीलेटरलिज्म यानी कि बहुपक्षवाद वो इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर इन्होंने क्लियर बोला कि भारत के लिए नेशनल इंटरेस्ट वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसका उदाहरण देते हुए इन्होंने कहा कि हमारे देश के जो पूर्व प्रधानमंत्री है जवाहरलाल नेहरू, उनके द्वारा एक गलती की गई थी। जम्मू कश्मीर के मुद्दे को यूएन में लेकर के जाया गया था, अदरवाइज जम्मू कश्मीर का मुद्दा उसी टाइम खत्म हो गया रहता। जम्मू कश्मीर हमारा पर्सनल मामला था, जवाहरलाल नेहरू इसे यूएन लेकर के गए, जिसकी वजह से इसमें थर्ड पार्टी एंटर किया। ये घर का मामला था, इसे हम खुद सॉल्व करते। यूएन कौन होता है इसमें इन्वॉल्व करने वाला। देखिए 1948 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जम्मू कश्मीर के मुद्दे को यूएन में भेजा गया था ताकि इसका सॉल्यूशन निकल सके। और मुद्दा कितना सुधर चुका है वो आप सभी जानते हैं। अभी भी वो एक बॉर्डर का इशू है। पोक का निर्माण हुआ यूएन की वजह से, नहीं तो ये कोई पोक तोक का निर्माण नहीं होता। पाकिस्तान ने हमारे जम्मू कश्मीर के हिस्सों पर कब्जा कर लिया है, चाइना ने कब्जा कर लिया है। नाउ आपको बता देगा इसकी ये जो स्टेटमेंट दिया गया है डॉक्टर एस शंकर साहब के द्वारा, ये रायसीना डायलॉग के तहत दिया गया है, जो कि 21 फरवरी से 23 फरवरी तक नई दिल्ली में चल रहा था। रायसीना डायलॉग एक एनुअल मल्टीलेटरल डायलॉग है जो कि भारत के द्वारा ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है हर साल। भारत की MEA और ORF दोनों मिलकर के इसे ऑर्गेनाइज करती है। इसे मार्च 2016 से आयोजित किया जा रहा है और इस बार का जो एडिशन है ये 9th एडिशन है। तो डॉक्टर एस शंकर साहब के द्वारा जो स्टेटमेंट जारी किया गया है ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि क्या भारत सिर्फ बहुपक्षवाद के ही खिलाफ है, क्या भारत मल्टीलेटरलिज्म को सपोर्ट नहीं करता। तो डॉक्टर एस शंकर साहब ने कहा कि ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल मल्टीलेटरलिज्म के खिलाफ हैं। इन्होंने बेसिकली ये कहा कि दोनों इम्पोर्टेंट है लेकिन अपने अपने जगह पर। जरूरी नहीं है कि हमेशा नेशन इंटरेस्ट ही इम्पोर्टेंट होगा या फिर ये भी जरूरी नहीं है कि हमेशा मल्टीलेटरलिज्म ही इम्पोर्टेंट होगा। ये हमेशा कैलकुलेशन और कंपटीशन में डिपेंड करेगा और उसके बेसिस पे ही डिसीजन लिया जाएगा कि एट दैट टाइम हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है। अब सवाल आता है कि डॉक्टर एस शंकर साहब ने मल्टीलेटरलिज्म के ऊपर ऐसा बयान क्यों दिया। जयशंकर साहब ने मल्टीलेटरलिज्म के ऊपर ऐसा इसलिए कहा क्योंकि इनका कहना है कि जब मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूट ही सही से काम नहीं करेगी तो मल्टीलेटरलिज्म सही से कैसे काम करेगा। और इसका एग्जाम्पल दिया उन्होंने द यूनाइटेड नेशन। इन्होंने क्लियर कहा कि अब 5 साल के कोई भी बड़े मुद्दे को उठा लीजिए, यूएन ने उसे सॉल्व नहीं किया है। भारत का जम्मू कश्मीर का मामला आज का है, आजादी के टाइम का है, अभी तक वो सॉल्व नहीं हुआ। इन्होंने ये भी कहा कि जब यूएन का गठन किया गया था तो यूएन का जो साइज था वो 50 मेंबर का था, आज ये इससे 4 गुना बढ़ चुका है। लेकिन हमने यूएन के नियम में कोई बदलाव नहीं किया। साइज बढ़ा है, लोग बड़े हैं तो कुर्सी भी बढ़ना चाहिए। कुर्सी तो वही है, 5 मेंबर, जो डिसीजन लेना है वही लेंगे। और सबसे मेन पॉइंट इनका ये था कि जब यहाँ पर प्रॉब्लम मल्टीलेटरलिज्म हो चुकी है तो फिर सॉल्यूशन सिर्फ 5 आदमी क्यों दे रहे हैं। मल्टीलेटरलिज्म का मतलब ही होता है कि बहुत सारे चीज, बहुत सारे देश मिल करके, लेकिन यहाँ पर डिसीजन लेने वाले तो सिर्फ 5 मेंबर हैं और ये 5 देश अपने फायदे के हिसाब से सिर्फ काम करते हैं। अपना फायदा नहीं है तो वीटो लगा दो, चाहे वो ग्लोबल ट्रेड हो, चाहे वो ग्लोबलाइजेशन हो, किसी बड़े वॉर का इश्यू हो। इन्होंने इसे गेम बना दिया है। ये जो 5 परमानेंट मेंबर हैं यही डिसीजन लेंगे और इन्हीं के हिसाब से पूरी दुनिया में काम होगा। ये सिर्फ अपने फायदे के लिए UNSC का यूज करते हैं। ऐसे में भारत मल्टीलेटरलिज्म को क्यों सपोर्ट करे। इसके अलावा डॉक्टर एस शंकर साहब ने चाइना के ऊपर भी निशाना साधा। इन्होंने क्लियर कहा कि UNSC में रिफॉर्म करने के लिए वेस्टर्न कंट्री अपोजिशन नहीं बन रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि वेस्टर्न कंट्री अगर नहीं है तो पूरे एशिया में 2 ही कंट्री है, एक रसिया एक चाइना। तो रसिया की ये बात नहीं कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं चाइना की, क्योंकि रसिया भारत के सपोर्ट में आएगा। जब भी कोई बदलाव होता है तो चाइना अपने वीटो पावर का गलत यूज करता है। बाकी प्राय मेंबर इसी सपोर्ट में है कि UNSC में रिफॉर्म होना चाहिए। इसके अलावा अफ्रीकन कंट्री भी भारत का साथ दे रहे हैं। तो भारत के इस बात से कई देश सहमत भी हैं। अफ्रीका में कई से कंट्री हैं जिनका ये कहना है कि भारत का कहना सही है। भारत एक न्यू सिस्टम को कोलेशन कर सकता है, पार्टनरशिप कर सकता है और भारत ग्लोबल साउथ का
लीडर बन सकता है ना। अगर आप मुझसे पूछे ना यूएन के ऊपर मेरी क्या राय है, तो मेरा भी यही कहना है कि यूएन को जो करना है करने दो। वो रिफॉर्म नहीं करना चाहते हैं तो भगवान करे वो नहीं रिफॉर्म करे। इससे फायदा ये होगा कि वो रिफॉर्म नहीं करेंगे और कुछ सालों बाद यूएन पूरी तरह से बंद हो जाएगा। यूएन की कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी। इंडिया जैसे बड़े देश ने अपना फंडिंग कट कर दिया है सीधे 50%। तो इंडिया को देख करके और भी कई कंट्री सामने आएंगे और वो भी यूएन में फंडिंग देना कम कर देंगे और धीरे धीरे यूएन खत्म हो जाएगा। और यूएन का खत्म होना ही जरूरी है, क्योंकि अगर नियम भी चेंज होता है तो वीटो पावर तो उन्हीं के पास है। वो अपने हिसाब से नियम चेंज करेंगे, थोड़ा मोड़ा चेंज कर देंगे। इससे भारत को कोई फायदा होने वाला है नहीं। वहीं यूएन पूरी तरह से भंग हो जाता है तो ये 5 मेंबर का जो परमानेंट सीट है वो खत्म हो जाएगा। यूएन का कहानी खत्म। उसके बाद एक नया ऑर्गेनाइजेशन बनेगा जिसे भारत लीड करेगा और आने वाले 10 साल तक भारत लीड करने के लायक भी बन जाएगा, क्योंकि हम पूरे ग्लोबल का मदद कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि जिस देश की मदद करेंगे वो देश हमें सपोर्ट करेगा। अगर एक छोटे से समाज में अब 10 आदमी की मदद करते हैं तो आप उस समाज के लीडर बन जाते हैं। उसी तरह दुनिया में छोटे छोटे कई देश हैं, सबको भारत सपोर्ट कर रहा है, उनकी मदद कर रहा है, उनको डेवलप करने में मदद कर रहा है, उन्हें आधुनिक दुनिया से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। और इस तरह से उनका दिल जीत करके उनकी मदद करके भारत अपने आप ग्लोबल लीडर बनता जा रहा है। और अगर ऐसा होता है और उसके बाद कोई सिक्योरिटी काउंसिल बनता है तो उससे भारत लीड करेगा और तब जाकर के पूरे वर्ल्ड का विकास होगा। आई होप कि गाइस आप इन सारी चीजों को समझ पाए होंगे। वैसे गाइस आप क्या सोचते हैं इस चीज के बारे में? यूएन को पूरी तरह से भंग कर देना चाहिए या फिर यूएन सही है, इसमें सिर्फ रिफॉर्म करना चाहिए? तो आप लिखिएगा अपने कमेंट, क्योंकि आपके एक कमेंट से हमें फर्क पड़ता है। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।